क्या बात क्या कर रहे हो तुम लोग? ड्यू टू सम ऑब्जेक्ट्स लाइक रॉड, रिंग, स्फीयर, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी इसमें। डिस्क वगैरह जितनी भी हैं। कंट्रोल रखो इमोशन पे। एन सब 12th वाला यही है, ये सब भी 12th वाले ही हैं। हाँ, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है।
19 टॉपिक्स हैं। नहीं, आप बताओ, आपको कोर्स पूरा करना है, अच्छे से पढ़ना है। हाँ, तो नंबर ऑफ लेक्चर की टेंशन ही मत लो। नहीं, अच्छे से पढ़ना है तो कोर्स खत्म हो ही जाएगा, पर कोर्स खत्म करोगे तो जरूरी नहीं है अच्छे से पढ़ाई हो। जस्ट बी विद मी, डेली क्लास आओ, ठीक है ना। डेली क्लास नहीं आ रहे और कोर्स की चिंता कर रहे हो, इट्स लाइक नॉनसेंस। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, एग्जैक्टली। ओके, नोट कर लिए। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हो गया, लिख लिए ना सारे। बस इन टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक ऐसे हैं, लिखा तो एक ही है पर पूरा लेक्चर भी कंज्यूम कर लेंगे, 1.5 लेक्चर भी कंज्यूम कर लेता है कभी। जैसे जैसे गॉस लॉ है ना, ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ लिखा हुआ है, ये चैप्टर, ये टॉपिक कभी कभी 2 लेक्चर में पूरा होता है, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं जिनका मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर्स, शीट, सिलेंडर, बहुत सारी स्ट्रक्चर ऐसी है, रिंग विंग, खूब सारे। तो ये 9th टॉपिक 2 दिन तक चलेगा, पर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एक दिन में 2 भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेटली मतलब 18-20 लेक्चर समझ लो, 18-20 नहीं, 15 लेक्चर्स, 15 लेक्चर के आसपास लगेंगे इसमें, इससे ज्यादा यानी कि 1.5 महीना नहीं ये। हाँ, नहीं, डेली हो रही है ना क्लास, तो 3 वीक्स एट मैक्स, 3 वीक्स, ठीक है ना। हाँ, बस वही है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये मिटा दूं? ओके, देखो, बेसिक जो स्ट्रीम है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मेन चीज क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये एक ब्रांच है, मतलब जितनी भी इंजीनियरिंग है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, ये सब इसी स्ट्रीम में आते हैं, सब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही पढ़ाया जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 2 पार्ट होते हैं, 2 ब्रांच होती है, ठीक है ना। एक तो वो इंस्ट्रूमेंट या वो केसेस स्टडी किए जाते हैं जिसमें चार्ज स्टेशनरी होता है, ठीक। ये बहुत लिमिटेड है, मतलब इस ब्रांच का जो ये, इसका ये वाली जो ब्रांच है वो बहुत कम स्कोप है इसका, और बहुत बेसिक चीज है ये, ठीक। दूसरी साइड वो है जिसमें चार्ज मूविंग होता है, ठीक है। चार्ज स्टेशनरी होता है, इसके तो 3 चैप्टर है 12th में, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर और गॉस लॉ, ठीक है ना। इसके 4-5 चैप्टर है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई और एसी, ठीक है। तो पूरी 12th मतलब ऑलमोस्ट 80% ऑफ 12th ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही पढ़ाया जाएगा पूरा टाइम, ठीक है ना। तो इसके 3 चैप्टर है, इलेक्ट्रो, दूसरा कैपेसिटर और तीसरा गॉस लॉ। ये दोनों तो समझ लो एक साथ ही निपटेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक और गॉस लॉ। कैपेसिटर बाद में देखी जाएगी, मतलब कभी कभी करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद करा देते हैं इनको बंसल वाइब्रेंट में। एक मूविंग चार्ज में क्या है? एक तो करंट, दूसरा मैग्नेटिज्म, तीसरा ईएमआई और 4th चैप्टर है एसी। ये 4 चैप्टर मूविंग चार्ज वाले हैं, ठीक। तो इसको तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, ये वाली ब्रांच जो है, ठीक है ना। और इसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है ना। तो ये तो डायनामिक्स हुई और ये स्टैटिक्स हुई,
साथ में इलेक्ट्रो और जोड़ लेना, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। चलो अब चूंकि आप लोग पढ़े हुए हो पहले से ही, तो वो चार्ज वार्ज क्या होते हैं वो तो मैं नहीं बताऊंगा कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है। मेन पॉइंट्स लिखेंगे और उनको टाइम देंगे अच्छे से, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो, ठीक है। स्टार्टिंग में डाल दो चार्जिंग, ठीक है ना। हाँ चार्जर कहाँ लगाओगे चार्जर, खैर चार्जिंग। देखो इससे पहले क्या पढ़ाना था मुझे, इससे पहले मुझे ये बताना था कि चार्ज कितने टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव किन की वजह से होता है, प्रोटॉन्स की, नेगेटिव किन की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक। फिर बताना था मुझे कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर्स वो होते हैं जो चार्ज का फ्लो अलाउ करते हैं, इंसुलेटर्स वो होते हैं जो चार्ज का फ्लो अलाउ नहीं करते, ठीक। ये चीजें आप सबको पता है। अब चार्जिंग क्या है, एक ऐसा टॉपिक है, ठीक, जिसमें बताने को थोड़े से पॉइंट है, ठीक है ना। तो इनको कवर करते हैं हम फटाफट। चार्जिंग 3 तरीके से होती है, ठीक है ना। चार्जिंग मतलब चार्जिंग का मीनिंग क्या है एक्चुअल में, देखिए अगर मैंने ये एक कोई मेटल का पीस ले लिया, मान लो मेटल या किसी भी मटेरियल का पीस ले लिया, तो क्या ये एटम से मिलके बना होगा, ठीक है ना, एटम से मिलके बना होगा। और एटम की प्रॉपर्टी क्या होती है, एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। तो इस पे नेट चार्ज होगा 0। अब 0 चार्ज का मीनिंग चार्जलेस नहीं है। यहां पे चार्जलेस का मतलब क्या हुआ कि कोई चार्ज ही नहीं है, तब भी तो 0 चार्ज है। इसका एक्चुअल मीनिंग इक्वल चार्ज है, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो किसी भी एटम पे नेट चार्ज कितना होता है, 0। नेट चार्ज 0 होने का मीनिंग ये है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है। चार्जलेस होने का मतलब ये कि चार्ज है ही नहीं, चार्ज है पर जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है। अब मान लो ये कोई बॉडी है जो एटम से मिलकर बनी है, तो इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, ठीक। अगर आपने इस इक्वलिटी को बिगाड़ दिया, इसको, ठीक है ना, इक्वल से नॉट इक्वल कर दिया, तो समझ लो आपने इसको चार्ज कर दिया। चार्जिंग मतलब जो इक्वलिटी वाला इसमें कॉन्सेप्ट है उसको बिगाड़ दिया आपने, ठीक है ना। चार्जिंग का मतलब हुआ या तो इस पे पॉजिटिव ज्यादा हो जाएंगे या फिर इस पे नेगेटिव ज्यादा हो जाएंगे, या तो इससे नेगेटिव चार्ज ले लो। अगर इसको मान लो आप कह रहे हो इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो या तो इस पे से नेगेटिव चार्ज ले लो या फिर इसको पॉजिटिव चार्ज दे दो। बात एक ये कैसे चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली। या तो पॉजिटिव चार्ज दे दो या नेगेटिव चार्ज ले लो इस पे से, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों प्रोसेस अलग अलग है, रिजल्ट तो सेम मिलेगा लेकिन प्रोसीजर अलग अलग है। इस प्रोसीजर में मास इंक्रीज हो जाएगा और इस प्रोसीजर में मास डिक्रीज हो जाएगा। आप इलेक्ट्रॉन ले लो इस पे से, तो पॉजिटिव चार्जेस के नंबर ज्यादा हो जाएंगे, नेगेटिव के कम हो जाएंगे। तो नेट तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, लेकिन इस प्रोसीजर में क्या हो जाएगा, इसका मास कम हो जाएगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन इस पे से निकालोगे आप, उतनी कमी आ जाएगी इसके मास में, क्योंकि चार्ज और मास हमेशा एक साथ रहते हैं, उनको कोई अलग नहीं कर सकता, ठीक है। चार्ज और मास एक साथ जुड़े हुए हैं, उनको कोई अलग नहीं कर सकता। चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता, मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट अलग है कि न्यूट्रॉन के केस में ऐसा हो सकता है, वो चीजें डिफरेंट है। न्यूट्रॉन को सेपरेटली अगर आप मास मानोगे तो न्यूट्रॉन को भी पार्ट करके पॉजिटिव नेगेटिव में डिवाइड किया जा सकता है, होता है ना। इसलिए हम कह नहीं सकते कि वो चार्ज नहीं है और मास है, उसको पार्ट में कर दो, चार्ज आ जाएंगे दोनों पे, ठीक है ना। इसका मतलब पार्टीशन करने से अगर न्यूट्रॉन चार्जेस में चार्जेस में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक्चुअल में उसमें चार्जेस थे पहले से ही, न्यूट्रल हो रखा था वो, ठीक है ना। इसी तो न्यूट्रॉन का नाम न्यूट्रल से न्यूट्रॉन बना दिया है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की ब्लेंडिंग रहती है, इसलिए उसको 0 चार्ज नहीं बोल सकते, ठीक, मतलब चार्जलेस नहीं बोल सकते, चार्ज है उस पर।
ठीक, तो चार्ज और मास दोनों एक साथ होते हैं, इसलिए हर पार्टिकल का एक E/m रेशियो होता है, हर एक पार्टिकल का। और ये पार्टिकल की फंडामेंटल रेशियो उसमें आता है, प्रॉपर्टीज में। किसी भी पार्टिकल की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में आता है उसका चार्ज बाई मास रेशियो, ठीक है ना। वो कैटेगरी में फॉल कर जाता है किसी भी, अगर उसका E/m रेशियो डिफरेंट है। कम रेशियो वाले अलग होंगे, ज्यादा रेशियो वाले अलग होंगे, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का E/m बहुत ज्यादा होता है और प्रोटॉन का बहुत कम होता है, क्योंकि दोनों पे चार्ज तो बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है तो उसका E/m रेशियो बहुत ज्यादा होता है। प्रोटॉन पे भी चार्ज उतना ही है, पर उसका मास कम से कम 2000 गुना ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, तो उसका E/m रेशियो बहुत कम होता है, ठीक है। तो E/m रेशियो भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी आती है जो पार्टिकल्स को बिल्कुल क्लासिफाई कर देती है। क्लियर? तो यहां पे ये दोनों प्रोसेस है, इसमें मास कम होगा और इसमें मास ज्यादा होगा, इसलिए चार्जिंग में मास डेफिनेटली इन्वॉल्व रहता ही है। यू कांट गेट रिड ऑफ मास इन केस ऑफ चार्जिंग। मास तो ट्रांसफर होगा ही होगा, तो अगर चार्जिंग होगी तो मास ट्रांसफर होगा ही होगा, होना ही है मास का ट्रांसफर, ठीक है। अब चार्जिंग के 3 मेथड है, एक तो इंडक्शन, दूसरा एक कंडक्शन, और तीसरा फ्रिक्शन, वही रबिंग। फ्रिक्शन मतलब रबिंग, ठीक। अब इन तीनों मेथड को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और एक मेन क्वेश्चन पूछना है मुझे इस पे, ठीक। चलिए, खैर चार्जिंग को बहुत ज्यादा कैटेगराइज नहीं करते, इंडक्शन का मीनिंग समझा देता हूं मैं आपको क्या है, ठीक है। इंडक्शन का मीनिंग क्या है, अगर आप किसी बॉडी को जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, इसके पास एक सिंगल चार्ज बॉडी ले आओ, मान लो पॉजिटिव चार्ज ले आए आप, ठीक है ना, तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, ठीक है ना, और पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, और ये चार्ज बॉडी है। किसी न्यूट्रल बॉडी के पास चार्ज बॉडी को ले आओ, या फिर चार्ज बॉडी को किसी भी बॉडी के पास रख दो जो कि जिसमें चार्जेस एग्जिस्ट करते हो, और अगर बॉडी है तो चार्ज तो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। तो क्या होता है, ये जो अपोजिट चार्ज है इसके, वो तो इसकी तरफ खिंचाते हैं और ये सेम नेचर के चार्जेस को दूर कर देता है, ठीक है ना। इस इवेंट को इंडक्शन बोलते हैं, और जरूरी नहीं है इंडक्शन हर जगह हो जाए। कहीं कहीं पे अगर चार्जेस का चलना अलाउड नहीं है तो क्या इंडक्शन हो पाएगा, चार्ज चल ही नहीं पाएंगे, चार्ज मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो इंडक्शन होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो अगर बॉडी कंडक्टिंग है और उसमें चार्जेस का मूव करना अलाउड है तो इंडक्शन और कंडक्शन दोनों एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन अगर बॉडी ऐसी है कि उसमें चार्जेस का मूवमेंट अलाउड नहीं है तो चार्जिंग इस तीसरे तरीके से ही कर पाओगे आप, ठीक है ना। फिर पहले तो इसको देखते हैं, ठीक। मुझे चार्ज करना है, ये इवेंट तो इंडक्शन हुई, यानी कि सेपरेशन ऑफ चार्जेस क्या बोला जाता है, इंडक्शन। जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो जाते हैं तो इंडक्शन हो जाता है उस इवेंट को। अब इंडक्शन से चार्जिंग कैसे करते हैं, मान लो मेरा पर्पज है किसी बॉडी को, मुझे इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है, मुझे ये काम दिया गया है, मुझे इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है। अभी इस पे चार्ज कितना है, 0, ठीक। इस बॉडी का नाम है B मान लो, ठीक है। अब मैं एक A बॉडी लेता हूं, A जो कि कंडक्टिंग है, मतलब कोई मेटल है, इसके साथ मैं B बॉडी को ऐसे अटैच करके रख देता हूं, ठीक, और मुझे इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है। तो जिस साइड आपने B को रखा है, ठीक है ना, A के जिस साइड आपने B को रखा है उससे अपोजिट साइड जिस टाइप का चार्ज इस पे लाना है वही वाला चार्ज रख दो यहां पे, ठीक है। तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, इस A बॉडी के जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं, देखो ये कंडक्टिंग है तो उसमें चार्ज का मूवमेंट फ्री है, तो यहां पे नेगेटिव चार्जेस को तो ये इधर इकट्ठा कर देगा, और इसके जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे
वो इकट्ठा होके इधर की साइड पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब तो पूरी बॉडी एक ही है ना, ये भी कंडक्टिंग है, ये भी कंडक्टिंग है, दोनों को जोड़ दिया तो चार्जेस का मूवमेंट पूरा अलाउड है। इसके कुछ नेगेटिव निकल के इधर चले जाएंगे, ठीक है, और इसके भी कुछ नेगेटिव इधर चले जाएंगे, पर इसके कुछ पॉजिटिव इधर चले जाएंगे और इसके पॉजिटिव तो इधर चले ही जाएंगे, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, थोड़ा सा धोखा दे देते हैं, इसको हटा के अलग कर देते हैं, खींच देते हैं, तो बस इस पे नेट कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इंडक्शन की हेल्प ली हमने चार्ज करने के लिए, और साथ साथ में कंडक्शन भी हो गया, ठीक है ना। और कंडक्शन तो सिंपल प्रोसीजर है, किसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को कम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से अटैच कर दो तो थोड़े से पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो जाएंगे दूसरे वाले में, ठीक है ना। तो कंडक्शन को एक्सप्लेन करना तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये मेन पॉइंट था। क्लियर हो रहा है। अगर मैं यहां पे नेगेटिव चार्ज रखता तो ठीक, एक तो ये तरीका है कि जिस टाइप का चार्ज आप इस पे चाहते हो, ठीक है ना, उसी नेचर का चार्ज इसके दूसरी साइड रख दो, या फिर जिस टाइप का आप चार्ज इस पे चाहते हो उससे अपोजिट नेचर का चार्ज इस साइड रख दो, उससे भी यही हो जाएगा। इसके पॉजिटिव तो इधर खिंची आएंगे, उसके भी पॉजिटिव निकल के इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों तरीकों से वही काम होना है, कोई भी चूज कर लो, या तो पॉजिटिव चार्ज को इधर रखना या नेगेटिव चार्ज को इधर की साइड रखना, ठीक। पता चला नेगेटिव इधर रख दिया, इनको भी एक्सचेंज कर दिया, 2 बार दिमाग नहीं लगाना है, हाँ, नहीं तो वापस वही आ जाएंगे। क्या ये चीज समझ में आ रही है? दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। अब जो मैंने इंडक्शन समझाया आपको, जो ये इंडक्शन एक्सप्लेन किया मैंने, ठीक है ना, इंडक्शन का मीनिंग है कि जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है उनका सेपरेशन, ठीक। पॉजिटिव अपोजिट पोलैरिटी की तरफ मूव करती हैं चार्जेस, ठीक है। अब इंडक्शन का यूज, ठीक, खैर चलो नोट कर लो पहले आप इसको, कर लिया क्या? चलो फिर ये मिटा दो इधर से, जो इंडक्शन की इवेंट है वो किसी बॉडी में ही हो सकती है, ठीक है ना, किसी मतलब कंटिन्यूअस बॉडी में ही हो सकती है, पॉइंट चार्ज में तो हो ही नहीं सकती। इंडक्शन की इवेंट में चार्जेस को चलना पड़ेगा, इसका मतलब चार्जेस के चलने के लिए स्पेस होना चाहिए, ठीक है ना। तो इंडक्शन की इवेंट किसी बॉडी में ही हो सकती है, पॉइंट मास में एग्जिस्ट, पॉइंट चार्ज में एग्जिस्ट नहीं करती। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया हमने यहां पे, इसके पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज रख दिया, इंडक्शन नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी यहां पे, ठीक है ना। तो अगर ये केवल चार्जेस है और ये पॉइंट चार्ज है तो यहां पे इंडक्शन नाम की इवेंट होगी नहीं। इंडक्शन नाम की इवेंट केवल किसी बॉडी में ही हो सकती है जिसमें बहुत सारे चार्जेस हो, चलने के लिए जगह भी हो, ठीक है। अब इंडक्शन जनरेट करने के लिए पॉइंट चार्ज भी काम कर जाता है और चार्ज बॉडी भी काम कर जाती है, ठीक है ना। इंडक्शन जनरेट तो उस पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की वजह से हुआ है ना, वो चाहे कैसा भी हो, पर जिस चीज में इंडक्शन होगा वो एक बॉडी होगी, ठीक है ना। पॉइंट चार्ज में इंडक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक। अब एक क्वेश्चन है, ये एक बॉडी है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसके पास एक दूसरी बॉडी रख दी हमने, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, इन दोनों के बीच में, ठीक है। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछना चाहिए मुझे, इस बॉडी का नहीं पता मुझे कैसा चार्ज है, इस पे क्यू चार्ज है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये हमने पॉजिटिव चार्ज इसके पास रख दिया तो फोर्स अट्रैक्शन का निकल आया, फोर्स अट्रैक्शन का निकल आया, ठीक है ना। हमें पता चल रहा है कि ये बॉडी अट्रैक्ट हो रही है इस तरफ, तो बताना इस पे पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। दोनों तो होंगे ही, वो तो मुझे पता है, मैं पूछ रहा हूं ज्यादा कौन सा चार्ज है, ज्यादा, क्योंकि जो भी ज्यादा होगा वही नेचर हो जाएगी इसकी।
पॉजिटिव ज्यादा होगा तो पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव चार्ज। ज्यादा कौन सा चार्ज है इस पे? नेगेटिव, माइनस। तो इसकी नेचर है नेगेटिव, है ना? ओके, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, सही बात है, ठीक है। ठीक, एक्चुअल में आंसर गलत है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है ना? अब सुनना ध्यान से, ठीक है ना? जिसको आंसर पता उसको तो लिए अच्छी बात है, जो नहीं पता सुन लो। ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है ये कुछ इंश्योर नहीं करता है इसकी नेचर। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। एक्चुअल में क्या होगा, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव को तो इधर इकट्ठा कर देगा और पॉजिटिव को उधर, ठीक है ना? अब जितने भी फ्री नेगेटिव और फ्री पॉजिटिव है वही तो जाएंगे इधर उधर। अब आप मुझे एक चीज बताओ, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है इनमें तो अट्रैक्शन होगा और दोनों के बीच की डिस्टेंस है r। मान लो इन नेगेटिव की डिस्टेंस तो कम है पर इनके नंबर भी बहुत कम है। मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है ना? ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक? और ये जो पॉजिटिव है ये चले गए दूर, ठीक? मान लिया ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसमें बस एक का डिफरेंस है, जस्ट डिफरेंस ऑफ 1, एक का डिफरेंस है, लेकिन ये वाला सेपरेशन बहुत ज्यादा है, ठीक? समझने की कोशिश करना, ठीक? अब फोर्स क्या होता है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जितनी चार्ज की अमाउंट होगी उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स, और जो सेपरेशन होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि दूर जाने से तो फोर्स में कमी आएगी और पास आने से फोर्स ज्यादा हो जाएगा। अब देखो फोर्स तो अट्रैक्शन का है, ठीक है ना? लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज है, वो इसलिए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में छोटा सा चार्ज एक्स्ट्रा है नेगेटिव से, ठीक है ना? अब ये सेपरेशन ज्यादा है, सेपरेशन ज्यादा होने से ये जो रिपल्शन का फोर्स है वो कम है। देखो सेपरेशन, ये वाला सेपरेशन ज्यादा है, अमाउंट भी ज्यादा है और सेपरेशन भी ज्यादा है, लेकिन अमाउंट तो बहुत थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन सेपरेशन बहुत ज्यादा है, तो इन टोटल फोर्स रिपल्शन का कम हो जाएगा। देखो दो टाइप के फोर्स लगेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इन दोनों में लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन इसमें लगेगा। और मैं ये कह रहा हूं इन टोटल ये पॉजिटिवली चार्ज है, मैं बोल रहा हूं आपको। अब अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो रिपल्शन क्यों नहीं है, अट्रैक्शन क्यों आया, मैं उसका रीजन समझा रहा हूं आपको, ठीक है ना? नो डाउट ये जो चार्जेस है पॉजिटिव वाले, चाहे एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो तब भी इसको पॉजिटिवली चार्ज बोलेंगे, तो वही केस है, बहुत छोटा सा चार्ज है एक्स्ट्रा इसके पास, ठीक? लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज तो दूर रहेंगे ना। अब चार्ज की अमाउंट तो ज्यादा है पर सेपरेशन भी बहुत ज्यादा है, तो चार्ज की अमाउंट ज्यादा होने से रिपल्शन का फोर्स उतना ज्यादा नहीं हो पाया जितना सेपरेशन ज्यादा होने से कम हो गया है, ठीक है? अब ये नेगेटिव लो, नेगेटिव चार्ज क्या अमाउंट में तो कम है पर सेपरेशन भी बहुत कम है, और सेपरेशन कम होने से अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा हो गया, ठीक है ना? अगर मैं चार्जेस की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली मल्टीप्लाई कम निकलेगी और ये वाली मल्टीप्लाई ज्यादा निकलेगी, लेकिन ये सेपरेशन कम है ना और ये सेपरेशन ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन कम हो जाएगा और अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, लेकिन चार्जेस तो यही ज्यादा है, ठीक है ना? इसलिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तब भी कैसा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन का। कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? कितने लोग कंफ्यूज हो गए हैं? नहीं हुए ना? चलो फिर ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है अमाउंट में बहुत कम एक्स्ट्रा है पर सेपरेशन ज्यादा है, इसलिए फोर्स ऑफ रिपल्शन को इंक्रीज करने वाला फैक्टर तो बहुत छोटा है और फोर्स ऑफ रिपल्शन को डिक्रीज करने वाला फैक्टर बहुत बड़ा है, ठीक है ना? और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज करने वाला फैक्टर तो बहुत छोटा है और इंक्रीज करने वाला फैक्टर बड़ा है। सिंपल सी चीज है,
बात समझ में आई? इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिजल्टेंट में आ जाएगा, पर चार्ज फिर भी ज्यादा रहेगा। तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और फोर्स कैसा? अट्रैक्शन का। ठीक, ये चीज आते ही किसी ना किसी को सुसाइड कर लेनी चाहिए। ठीक, और जो सुसाइड करने जाता है फिर उसे समझाया जाता है, ठीक है ना। तो जो सुसाइड करने जा रहा है ना, जिसको बताया ना पॉजिटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन हो गया, कुछ लोग दौड़ लेंगे ना एकदम, ढूंढेंगे कहां जाके मरे। अब तक तो उनको समझाया जाएगा कि देखो ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होता है, ठीक है ना, और पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, ये केवल पॉइंट चार्ज बॉडीज के लिए ट्रू है। इट्स ट्रू फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली, नॉट फॉर बॉडीज, ठीक है। तो इसलिए अगर ये पूछा जा रहा है ना कि एक पॉजिटिव में और एक पॉजिटिव में अट्रैक्शन का फोर्स है, तो उनमें से एक बॉडी होगा कम से कम, पॉइंट चार्ज नहीं हो सकता। दोनों बॉडी हो सकते हैं, पर एक तो उनमें से एक बॉडी होगा ही होगा, पॉइंट चार्ज नहीं होगा। और अगर दोनों पॉइंट चार्ज है फिर तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन ही होगा, ठीक। और ये कांड हुए इंडक्शन की वजह से, क्योंकि जिन्होंने इनको सेपरेट किया है ना, उनकी वजह से तो ये हुआ है। ये काम नॉन कंडक्टिंग में नहीं होगा, ठीक है। अगर वो न्यूट्रल होगी ना, ये न्यूट्रल बॉडी है या कुछ भी है, तो उसमें रिजल्ट वही आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव वाला। उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा, और नॉन कंडक्टिंग बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन देना क्वेश्चन पूछने वाले का काम होता है। अगर नॉन कंडक्टिंग बॉडी का क्वेश्चन दे रहा है ना कोई, तो नॉन कंडक्टिंग बॉडी पे चार्ज कैसे फैला हुआ है वो बताना क्वेश्चन पूछने वाले की ड्यूटी होती है, ठीक है ना। कंडक्टिंग बॉडी में हमारी ड्यूटी होती है, हमको सोचना है कैसे होगा, ठीक है ना। तो कंडक्टिंग बॉडी में ये सोचना कि चार्ज कैसे फैला हुआ वो हमारी ड्यूटी है, लेकिन नॉन कंडक्टिंग में क्वेश्चन पूछने वाले की ड्यूटी है, ठीक है। ये मिटा दूं, बस इस चीज के लिए मैंने चार्जिंग पढ़ाया था, ताकि मैं ये प्रूव कर पाऊं कि देखो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में भी अट्रैक्शन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ये चीज आपको समझ तो आ गई होगी। चलो चलो, अब ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, सीधे आ जाते हैं कूलम्ब्स लॉ पे। तो आप बोल सकते हो अट्रैक्शन इज नॉट द प्रूफ ऑफ द नेचर ऑफ चार्ज ऑफ बॉडीज। या मतलब जो फोर्स की नेचर है उससे चार्ज की नेचर का कोई लेना देना नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। चलो, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, स्टेटमेंट लिखवाने से अच्छा मैं इसका एक्सप्रेशन एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है ना। देखिए, कूलम्ब ने क्या बोला है, अगर कोई भी चार्जेस है Q1 और Q2, कोई भी दो चार्जेस हैं, इन दोनों को मिलाने वाली एक लाइन खींच लो, ऐसे दोनों से पास होने वाली लाइन है। इनमें से किसी को भी ओरिजिन मान के उस लाइन को एक वेक्टर बोल दो। ये काम तो हमारे हाथ में, ये तो हम कर ही सकते हैं, ठीक। कोई भी दो चार्ज दिए हुए हैं, दोनों को मिलाने वाली लाइन खींच दो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और किसी भी एक को ओरिजिन मान के एक वेक्टर ले लो आर। इतना काम हम कर सकते हैं। इसको पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप। एक वेक्टर ले लिया आर। आर लेने से क्या किया आपने, एड्रेस बता सकते हो आप चीजों का। अब आप कंपेयर कर सकते हो कौन सा वेक्टर ज्यादा तिरछा है, कौन सा कम तिरछा है। तो ये काम अपने कर लिया। कूलम्ब क्या कहता है कि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे, इसको चार्ज 1 और इसको चार्ज 2 बोलते हैं। कूलम्ब क्या कहता है कि चार्ज 1 चार्ज 2 पे एक फोर्स लगाएगा, यानी कि चार्ज 2 पे फोर्स लगेगा 1 की वजह से, जो कि आर के अलोंग होगा, ठीक है ना। और उसकी वैल्यू होगी K इंटू Q1 Q2 बाई
आर क्यूब, ठीक है, आर क्यूब। इसका होता है ना नीचे, ये आर आया हुआ है, ठीक है। तो Q1 Q2 बाई आर क्यूब। उसने सीधे सीधे बोला है कि अगर इनकी अमाउंट ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा होगा, और सेपरेशन ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, ठीक है। अब ये वाला फोर्स, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज पॉजिटिव है, क्योंकि आप इतना पढ़ चुके हो, ठीक, तो पता चल जाएगा ये वाला फोर्स इस तरफ होगा और ये वाला फोर्स इस तरफ होगा, ठीक। तो अगर ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, तो एक्सप्रेशन डायरेक्टली लिखा जा सकता है बिना साइन की टेंशन लिए। तो वो ये कहता है कि 2 पे 1 की वजह से जो फोर्स होगा, 2 पे 1 की वजह से फोर्स होगा तो अलोंग आर होगा, और जो 1 पे 2 की वजह से होगा वो भी एग्जैक्टली उतना ही होगा, ठीक है ना, लेकिन वो अलोंग माइनस आर होगा। कितना होगा? K इंटू Q2 Q1 बाई आर क्यूब, ठीक है। अगर Q1, यहां पे मैंने Q1 Q2 लिखा है और यहां पे Q2 Q1 लिखा है, ठीक। अब जब आपने इधर एरो लगा रखे हैं तो इधर कौन लगाएगा? इधर भी तो हम ही लगाएंगे, मतलब मैं, ठीक। तो अब अगर आपने इधर एरो लगाए तो इधर भी लगाने पड़ेंगे, और एरो लगाए तो साइन भी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब अगर आपको एरो नहीं लगाने हैं तो आप ये लिख सकते हो F12 इज इक्वल टू F21, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इन पे एरो टेकना चाहते हो तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऊपर वाली स्केलर फॉर्म है और नीचे वाली वेक्टर फॉर्म है, ठीक है ना। क्योंकि दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक पे जिस तरफ फोर्स लगेगा दूसरे पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर ये वेक्टर लगाने हैं तो साथ में माइनस भी लगाओ, ठीक है ना। और ये वेक्टर नहीं लगाने तो F12 इज इक्वल टू F21 लिख दो। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है किन्हीं भी दो चार्जेस में, और Q1 Q2 का बराबर होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं, ये K क्या है और ये सब क्या है। ओके, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर। अगर आर पे मैंने एरो के बजाय कैप लगा दी तो नीचे आर स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। क्योंकि जो ये आर है, आर इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू डायरेक्शन ऑफ आर। ये केवल डायरेक्शन होती है, यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं ना, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक। तो नीचे मैग्नीट्यूड आता है, ऊपर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आता है, तो एक आर से ये वाला आर कट के स्क्वायर रह गया है, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा यूजफुल फॉर्म होती है, ठीक है। अब इसमें जो ये K होता है इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इन SI यूनिट, ठीक है ना। और K को थोड़ा सा और एक्सपेंड किया जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है, ठीक है ना। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इन SI यूनिट, ठीक है। अब इस एप्सिलॉन नॉट का नाम होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी वर्ड आया है परमिशन से, ठीक है ना, परमिशन से आया। इसका मीनिंग मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट का नाम होता है ये, ठीक। और ये जो रूल हम अभी बात कर रहे हैं, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। मीडियम का इसमें कोई रोल नहीं है अभी, ये केवल Q1 और Q2 के बारे में बात हो रही है। इन दोनों के बीच में क्या मीडियम है उसके बारे में कूलाम ने ना सोचा ना कुछ बोला, ठीक है। उसके बारे में उसने कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया। किसी ने पूछा बीच में कुछ मीडियम हो, तो मीडियम से इंडिपेंडेंट है। Q1 Q2 के लिए रूल है, मीडियम से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब मीडियम हम भरेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे,
ठीक है ना। उसके लिए नेक्स्ट टॉपिक था फोर्स डिपेंडेंसी ऑफ मीडियम, याद है ना, एक टॉपिक लिखा था मैंने, ठीक। अब ये सारी बातें विदाउट एनी मीडियम हो रही है, मीडियम का यहां पे कोई लेना देना नहीं है, और मीडियम या तो होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। जब कोई चीज मीडियम से इंडिपेंडेंट होती तो समझ लो मीडियम नहीं है वहां पे, तो वो चीजें वैक्यूम में ट्रू होती हैं, तो ये चीज वैक्यूम में एकदम ट्रू है। मीडियम होगा तो देखेंगे क्या चेंजेस आएंगे, किस तरीके के आएंगे, पर कूलाम ने एक्चुअली मीडियम के बारे में कोई कमेंट की नहीं थी, ठीक है ना। और एक चीज और क्लियर कर दी थी कि ये जो मेरा रूल है ये मीडियम से इंडिपेंडेंट है, मीडियम के होने का ना होने का मेरे रूल से कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो Q1 और Q2 के बिहेवियर के बारे में बात की है, ठीक है ना। क्या पता Q2 को कोई पकड़ के रख ले यहां पे, इसका फोर्स इस तरफ और उसका फोर्स उस तरफ, उसको कहीं चलने ही ना दे, ठीक है ना। पर इसने बोला है कि अगर ये चार्ज है और ये चार्ज है तो इतना फोर्स लगना ही है, पार्टिकल को कोई चलने दे या ना चलने दे वो तो कंडीशंस है, ठीक है ना। कुछ चीज हो पाए ना हो पाए वो तो कंडीशंस है, पर अट्रैक्शन रिपल्शन तो उतना ही होना है, ठीक है। खैर ये चीज आ जाएगी फोर्स डिपेंडेंसी में, ठीक। अब आप एक चीज और बताओ, अभी हम फोर्स डिपेंडेंसी पे नहीं पहुंच रहे, एक छोटा सा क्वेश्चन कराना है मुझे, ठीक। ये थोड़ी सी कथा टाइप काम है, ये फील लाने के लिए है कि हाँ इलेक्ट्रोस्टैट शुरू हो रही है, वरना जो कुछ भी है क्वेश्चन नहीं है। दो पार्टिकल्स हैं जिनके चार्ज बिल्कुल बराबर है और जिनके मासेस भी बराबर है, ठीक। अगर बराबर चार्ज है मतलब नेचर में भी सेम होंगे और अमाउंट में भी सेम होंगे, ठीक है ना। चार्जेस के लिए दो चीजें एग्जिस्ट करती है, नेचर और अमाउंट, ठीक है ना। मासेस के लिए केवल अमाउंट मैटर करती है, मास की तो कोई नेचर ही नहीं होती, मास तो मास ही है, पॉजिटिव मास नेगेटिव मास ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो क्या होगा, एक दोनों के दोनों चार्जेस, ठीक है ना, पॉइंट चार्जेस है, ठीक है ना, पॉइंट मासेस है, तो दो थ्रेड से बंधे हुए लटके हुए हैं, तो सेम नेचर के होंगे तो चिपके हुए तो नहीं होंगे, थोड़े से दूर होंगे रिपल्शन की वजह से। तो क्या हो रखा है, एक चार्ज यहां पे और दूसरा चार्ज यहां पे है, ये वाली लेंथ है L, ये M, ये भी M, ये Q और ये भी Q। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगी, ठीक है। थीटा की वैल्यू बतानी है क्या होगी। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, क्या करेंगे, किसी एक का एफबीडी बना लेंगे, चलो इसका एफबीडी बनाते हैं हम। इस पे इस तरफ फोर्स लगेगा वो वाला रिपल्शन वाला, जिसकी वैल्यू होगी के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R क्या होगा, ये वाला टोटल सेपरेशन, ये होगा R, ठीक है ना, जो भी होगा R देखेंगे हम, ठीक है ना। इस चीज को जो ये क्वांटिटी है यहां पे, ये, ठीक है ना, इसमें से ये वाला तो Q, ये वाला Q है और ये वाला Q, ये वाला Q है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, एक Q को तो रख देता हूं अलग, ठीक, और दूसरे Q को मैं E मान लेता हूं, दूसरी जो जितनी बची हुई, इसको छोड़ के जितनी बची हुई क्वांटिटी वो मान लो E है, नाम मत लेना अभी, ठीक है ना। इस Q को छोड़ के बाकी की जो क्वांटिटी है वो मान लो E है। तो इस पे इस तरफ फोर्स लग रहा है इसका चार्ज इंटू E, और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg, ठीक। इस तरफ लग रहा होगा टेंशन T, T का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, ठीक है ना। अब अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, ठीक है ना। तो ये वाला फोर्स तो हो जाएगा T cos थीटा और ये वाला हो जाएगा T sin थीटा। अगर चार्ज स्टेशनरी हो चुका है तो फोर्स बैलेंस कर दो, इधर वाले फोर्सेस नेट जीरो होगा और इधर वाला फोर्स भी नेट जीरो होगा। तो यहां से इक्वेशन आएगी T cos थीटा इज इक्वल टू mg और T sin थीटा इज इक्वल टू QE, ठीक है ना। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू निकल आएगी, ठीक। tan थीटा की वैल्यू आएगी QE अपॉन mg, E की वैल्यू हम यहां से रख देंगे, ये है ना E की वैल्यू, ये वाली वैल्यू उठा के यहां पे रख देंगे। फिलहाल अपना पर्पस तो सॉल्व हो गया, जो क्वेश्चन पूछा गया हमसे, इसमें समझ आने ना आने वाली तो बात ही नहीं है कुछ। अगर मैं पूछूंगा समझ आएगा नहीं आया, ठीक है ना,
कुछ तो अभी हुआ ही नहीं है, तो टेन थीटा पता चल गया। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया है ताकि मैं ये पूछ सकूं, अगर चार्जेस बराबर ना होते तो क्या आंसर यही रहता? मैंने केवल ये पूछा है कि अगर चार्जेस बराबर नहीं होते तो क्या आंसर यही रहता? ठीक, मास तो बराबर है, मास सेम है, अभी केवल चार्ज को देखो, अगर चार्ज बराबर नहीं है ठीक। चलो खैर, क्वेश्चन मुझे दूसरे तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए एक्चुअल में। मान लो ये दो एंगल है, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, इसको मान लेते हैं हम थीटा 1 और इसको मान लेते हैं थीटा 2, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि अगर चार्ज और मास दोनों एक दूसरे के बराबर, मतलब चार्ज चार्ज के बराबर है, मास मास के बराबर है, ठीक, तो थीटा 1 और थीटा 2 बराबर आएंगे, सिमेट्रिकल होगी बिल्कुल कंडीशन। अब क्वेश्चन ये है कि अगर चार्जेस अलग अलग हो गए, Q1 और Q2 बराबर नहीं है, तो क्या थीटा 1 और थीटा 2 बराबर होंगे? यानी कि थीटा 1 और थीटा 2 बराबर होंगे, है ना। यानी कि अगर यही वाला डायग्राम उधर की साइड बना जाए इसका, तो ये वाला tan थीटा और वो वाला tan थीटा सेम आएंगे, ठीक। चलो, और अगर मासेस बराबर ना हो तो तब अलग अलग, यानी कि थीटा 1 और थीटा 2 तब अलग अलग होंगे। देख लो, सोच के आराम से आंसर दो। क्या ये चीज सही लिखी हुई है? बिल्कुल ठीक, एक्चुअल में चीज बिल्कुल सही लिखी हुई है। अगर दोनों चार्जेस अलग अलग है और मास सेम है तो सिचुएशन बिल्कुल सिमेट्रिकल होगी, थीटा 1 थीटा 2 बराबर होंगे, चार्ज चाहे कम हो या ज्यादा हो, मास सेम होना चाहिए, ठीक है ना। मास अगर सेम है तो दोनों को मिलाने वाली लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक, और अगर मास सेम नहीं है तो दोनों को मिलाने वाली लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, ठीक। वो इसलिए क्योंकि ये जो E है, ठीक है ना, और ये जो Q है, इन दोनों की मल्टीप्लाई बना देगी इसको K Q1 Q2 बाई R²। अगर ये दोनों अलग अलग भी हुए तो इस फोर्स की वैल्यू, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये वाला, इस फोर्स की वैल्यू अलग अलग होने पे भी दोनों के लिए सेम है, क्योंकि इस पे इस तरफ लगेगा ये फोर्स और इस पे इस तरफ लगेगा, ठीक। ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बिल्कुल सेम होंगे, चाहे ये दोनों चार्जेस अलग अलग हो या सेम हो, ठीक है। ये दोनों फोर्स बिल्कुल सेम होने हैं। अगर ये 1 कूलाम है और ये 10 कूलाम है तो भी दोनों फोर्सेस बिल्कुल सेम होने हैं, क्योंकि एक में 1 × 10 हो जाएगा, दूसरे में 10 × 1 हो जाएगा, आंसर वही आना है, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो फोर्स है ये, ठीक, एक्चुअल में इसका ये वाला कंपोनेंट इसको इस वाले कंपोनेंट को बैलेंस करता है, ठीक है ना। ये वाला mg का काम क्या है? mg का काम है इसको वापस लेके आना, mg का काम इसको वापस लेके आना ही तो है। अब दोनों फोर्स बराबर हैं, चाहे ये चार्ज बराबर हो या ना हो, एक मास ज्यादा होगा एक कम होगा, तो ये तो ज्यादा पास ले आएगा और ये थोड़ा कम पास ला पाएगा, तो ये लाइन यूं हो जाएगी। अगर मासेस सेम, देखो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये चाहे इधर लिख लो और एक एक्सप्रेशन उधर लिख लो, ये वाली चीज तो सेम होगी दोनों में, लेकिन ये वाली चीज डिफरेंट होगी, तो थीटा की वैल्यू अलग आएगी। नहीं समझ आ रहा? थीटा की वैल्यू अलग आएगी अगर मास अलग अलग है, और चार्ज अलग अलग है तो थीटा की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो इस केस में थीटा 1 और थीटा 2 बराबर होंगे, इस केस में थीटा 1 थीटा 2 बराबर नहीं होंगे। और थीटा 1 थीटा 2 कहां से मेजर करना है?
हॉरिजॉन्टल वो वर्टिकल से, ये भी जरूरी है। पता चला तिरछे हो गए तो लाइन बीच वाली भी तिरछी कर दी। समझ में आया? एक वर्टिकल लाइन से मेजर करने हैं ये, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है आप पे। कितने लोगों को कम समझ आ रहा है? ईमानदारी से आ गया क्या? चलो सही है, ठीक है। अब एडिंग डाल लो फोर्स डिपेंडेंसी।